हेलो एवरीवन, आई एम शुभम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो भी जेईई का एग्ज़ाम दे चुके हैं इस बार। और ये वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि जो भूल मैंने किया है, मुझसे जो भूल हुआ है, वो भूल आपसे भी ना हो जाए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोग अभी ये भूल कर रहे होंगे या फिर करेंगे आगे। तो वीडियो अगर कहीं पर थोड़ा सा बोरिंग भी लगे तो फिर भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल अंत तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ बताऊँगा जो आप में से कई लोग नहीं जान रहे होंगे। अच्छा बताइए, आप में से कितने लोग ये दिमाग में अपना मेकअप कर चुके हैं कि आपको एडवांस का प्रिपरेशन नहीं करना है? ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। चाहे रीज़न ये हो सकता है कि आपको जेईई मेंस में ही आपका सेटिस्फैक्ट्री नंबर आ गया होगा कि आपको लग रहा हो कि हाँ भाई एक ढंग का कॉलेज हमको मिल सकता है, या फिर ये रीज़न हो सकता है कि आपको इतना ख़राब नंबर आया होगा कि आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होगी जब जेईई मेंस अच्छा नहीं गया तो हम एडवांस क्या अच्छा कर पाएंगे। या फिर कई लोग अभी अपने काउंसलिंग का सोच करके कॉलेज रिव्यूज़ देख रहे होंगे कि हाँ भाई किस एनआईटीज़ में जाना है, काफ़ी सारा रिव्यूज़ डिटेल कलेक्ट करने में अभी जो एडवांस का ड्यूरेशन है लगभग 20 दिन बचा हुआ, वो समय को वो उधर यूटिलाइज कर देंगे। अगर आप इन तीनों में से या और कुछ भी आप कर रहे हैं जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि आप एडवांस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। देखिए, पहला चीज़ मैं एक आपको बताता हूँ, केवल एडवांस क्लियर करना ही एक बड़ा बात होता है, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं कि आप जेईई मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं और आप जेईई एडवांस भी क्वालिफाई करते हैं, तो एक मेंटली आपके लिए कितना अच्छा ये चीज़ होगा, मेंटली आप कितना पुशअप होइएगा। एक अच्छे बड़े इतने अच्छे एग्जाम को, कॉन्सेप्चुअल टफ एग्जाम को हम क्वालिफाई किए हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जेईई मेंस में अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी एडवांस नहीं क्वालिफाई कर पाते। जैसे मेरे ही कई सारे दोस्त लोग हमसे अच्छा स्कोर किए हैं जेईई मेंस से, पर एडवांस उनका नहीं क्वालिफाई हो पाया। तो पहला जो आपका मेंटली बात हो गया कि एडवांस आप क्लियर किए या फिर, और कहीं ना कहीं एक अच्छा इमेज भी क्रिएट करता है आपका लोगों के बीच में। हालांकि आप कह सकते हैं ज़्यादा बड़ा बात नहीं है, पर हाँ ये भी एक कंसिडरेबल बात है। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं यहीं पर बैठ करके ये बोल रहा होता कि मैंने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया और आपको मैं ये सब बात बोल रहा होता, तो आप कितने ध्यान से मेरा बात सुन रहे होते हैं। पर जब मैंने ये बताया कि मैंने भी एडवांस क्लियर किया है, तब आप ज़्यादा अच्छे से मेरे बात को सुन रहे हैं। चलिए अगला बात आपका, जो कि मेन मुद्दा है इस वीडियो का, जो भूल मैंने किया। कहा गया ना, हरिवंश राय बच्चन का कविता है कि भूल सूल सी चुभे, वही वाला हाल है सूल जैसा, कि मतलब कांटा की तरह चुभता है वो भूल। देखिए, मैंने जब जेईई का एग्जाम दिया तो मेरा मार्क्स आया था अराउंड 162 या 165 के अराउंड मार्क्स मेरा आ रहा था। तो मुझे मालूम था चलो भाई एक ढंग का कॉलेज मिल जाएगा। और एडवांस का जहाँ तक बात है तो मुझे ये आइडिया था कि यार इतना प्रिपरेशन तो नहीं है कि 5 से 6 हज़ार रैंक के बीच में आ सकता है एडवांस में, या 10,000 के अंदर आ सकता है। पर हाँ, पर जैसा स्कोर आता था एडवांस के पेपर में, कोचिंग वगैरह में, ये लगता था कि हाँ भाई 10,000 के अराउंड में लगभग में स्कोर लाया जा सकता है। पर बात यही था कि सबसे मैं यही सुनते रहता था कि भाई 10,000 रैंक में तो कुछ होता नहीं है, आपको एडवांस के लिए आपको 5,000 6,000 इसके अराउंड रैंक लाना पड़ता है, या 5,000 के अंदर रैंक लाना पड़ता है, नहीं तो फायदा क्या होगा 10,000 रैंक ला करके भी आपका। तो इन सब बातों को कंसीडर करके मैं फिर काउंसलिंग वाले एनआईटी से काउंसलिंग के वीडियोज़ में लग गया, उसका रिसर्च करने लग गया कि हाँ भाई कैसे कैसे काउंसलिंग होता है, क्या क्या फिलअप करना है कॉलेज वगैरह आपका। तो इन सब ओवरऑल चक्कर में पढ़ करके मैंने एडवांस का प्रिपरेशन बिल्कुल ही नहीं किया, पूरी तरह से छोड़ दिया। मैं बता रहा हूँ आपको, तो केवल 20 दिन का समय मिला है, मेरे समय में 1 महीना से भी ज़्यादा का समय मिला था मुझे एडवांस के लिए। 1 महीने मे बी 1 से 1.5 महीना के अराउंड के बीच का समय मिला था मुझे एडवांस के प्रिपरेशन के लिए। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने किताब तक नहीं छुआ, बुक तक नहीं पलटा था। बस एग्जाम हुआ तो उसके 2-3 दिन तक ही मैंने बुक देखा था, फिर लगा कि अब क्या होना जाना है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मतलब 1-1.5 महीना का समय लिटरली मैंने किताब तक नहीं खोला। मुझे जब एग्ज़ाम देने के 1 दिन पहले मैंने बस फिर सोचा कि अरे यार फिर एग्जाम देने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो 1 दिन जस्ट पहले मैंने बस फॉर्मूलाज देखे थे, केवल फॉर्मूला देखे थे। और मैं बता रहा हूँ, मैंने जब एडवांस एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, पता चला कि मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। अब दुख की बात यहाँ पर क्या है कि हम में से कई लोग ये नहीं जान रहे होते हैं कि एडवांस के मार्क्स पे क्या क्या मिल सकता है हमें, क्या क्या बड़ा बड़ा बेनिफिट है एडवांस के मार्क्स का। पहला बात मैं आपको ये बता दूं, कई लोगों के मन में ये मिथ रहता है कि 5,000 6,000 इस तरह से आप रैंक लाएगा तभी फायदा होगा। बिल्कुल भी नहीं। अब चूंकि इतने सारे आईआईटीज़ है तो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको 10,000 रैंक के अराउंड में भी कोर ब्रांच मिल सकता है। मैं किसी लो स्कोप ब्रांच का बात नहीं कर रहा हूँ कि टॉप से आप 5th नंबर में ब्रांच आता है। सिविल हो गया आपका, आप काउंट कर लीजिए, आपका पहले कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर ईसीई हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, फिर मैकेनिकल हो गया, फिर सिविल हो गया, 5th नंबर पे आपका। तो मतलब जो कोर ब्रांच है, मेन ब्रांच में आपका था, कोर ब्रांच तक आपका जनरल कैटेगरी को 10,000 रैंक तक आपको मिल सकता है। जैसे आईआईटी पटना हो गया, रेपुटेड आईआईटी पटना का एनआईआर रैंकिंग भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा। आईएसएम धनबाद, आईआईटी धनबाद जो है, ठीक है, उसमें 10,000 में जनरल को यार 10,000 रैंक तक मिल जाता है। ओबीसी कैटेगरी अगर आप हैं तो आपको 13-14 हज़ार एडवांस के रैंक तक आपको कोर ब्रांच में आप आ सकते हैं। ब्रांच तो कई तरह का होता है, मेटलर्जी, पॉलीमर, लेदर इंजीनियरिंग, कई तरह का होता है, पर मैं आपको कोर ब्रांच का मैं बता रहा हूँ कि कोर ब्रांच भी आपको इतने ज़्यादा रैंक तक आपको एक आईआईटी में मिल जाता है। तो चलिए, अब कुछ किया तो जा नहीं सकता था, मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मेरा जो नंबर आना था नंबर आ गया।
तो नंबर ना मेरा 10,000 के अराउंड आया ना 13-14 हज़ार के अराउंड आया, मेरा रैंक आया लगभग अराउंड 25,000 के अराउंड मेरा एडवांस में रैंक आया। लगभग 37,000 या 37,000 या 38,000 बच्चे क्वालिफाई करते हो। तो चलिए अब इतना तो हो गया कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, अब तो रैंक उतना आया ही नहीं है। फिर मुझे फैमिली में एक भैया मिले, फिटजी में वो पढ़ाते हैं जेई के स्टूडेंट्स को। उन्होंने मुझे बताया कि आईआईटी नहीं तो क्या हुआ, एडवांस के मार्क्स पे कई सारे और भी इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं जो एडमिशन लेते हैं, उनमें तुम देखो। और उन्हीं कॉलेज में से एक उन्होंने मुझे नाम दिया जो नाम मैंने उसके पहले तक नहीं सुना था, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कई लोग भी ये बात नहीं जान रहे होंगे। और वो नाम था IIST तिरुवनंतपुरम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये कॉलेज क्या चीज़ है ना, वो आप चाहें तो नेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं कि कितना रेपुटेड और कितना तगड़ा कॉलेज है आपका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और सबसे खास बात इस कॉलेज का ये है कि आपको इस कॉलेज में इंटर करने के लिए बिल्कुल भी हाई स्कोर लाने का जरूरत नहीं है एडवांस में आपका। आप अपने अपने कैटेगरी में, आप जनरल हो या ओबीसी हो, आप अपने अपने कैटेगरी में ही अपने कैटेगरी के कट ऑफ से बस थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ले आते हैं। सोच लीजिए, अगर आपका कैटेगरी का कट ऑफ 100 है तो आप 106, 107 या 110 लेते आ रहे हैं, तो फिर आपका इजीली इस कॉलेज में हो सकता है। बस अपने अपने कैटेगरी से आप थोड़ा सा कट ऑफ से ज़्यादा आप लेते आते हैं तो आपको इस कॉलेज में इजीली हो सकता है, और वो भी उस टॉप कॉलेज में। आप चेक कर सकते हैं इस कॉलेज का NIR रैंकिंग 33 आपको मिलेगा, तो आप इससे भी थोड़ा आइडिया आप लगा सकते होंगे कि कैसा कॉलेज होगा ये। और जब मैं इस कॉलेज में अप्लाई करने गया, मैंने अप्लाई किया इस कॉलेज में, पूरा प्रोसेस फॉलो किया, लास्ट राउंड तक मैं गया इस कॉलेज का, बट एट द एंड 2 मार्क्स से मेरा इस कॉलेज में एडमिशन रह गया। मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है यहाँ पर। अगला वीडियो मेरा इसी के ऊपर होने वाला, इस कॉलेज का मैं काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इस कॉलेज पे, इसके काउंसलिंग भी पार्टिसिपेट किया, बल्कि मैं इसके रिपोर्टिंग सेंटर पे भी गया था मैं। तो आप बस जुड़े रहिएगा, मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा, काफ़ी डिटेल में बताऊँगा इस कॉलेज के बारे में, तब आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि ये कितना हाईली रेपुटेड और कितना तगड़ा कॉलेज है इंडिया का, जिसमें आपको ईजिली यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, IIST तिरुवनंतपुरम। और मैंने प्रिपरेशन पूरा गिव अप कर दिया था, और 2 मार्क्स से मेरा एडमिशन रह गया यहाँ पर उस कॉलेज में जिसका सीधे इसरो से, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से सीधे कोलैबोरेशन है इस कॉलेज का। और प्लेसमेंट वगैरह भी क्या तगड़ा है और क्या कट ऑफ है, मैं सब आपको अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताऊंगा। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करिए। जिनका मेंस खराब भी गया है या फिर सेटिस्फैक्ट्री स्कोर आ भी गया है, तो एडवांस में या तो IITs में ही जा सकते हैं अगर वो उतना प्रिपरेशन कर चुके हैं तो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे आप मेरा क्या स्कोर था और उस स्कोर के मुताबिक आपको उतना प्रिपरेशन रहता है। जेई मेंस में कि आप थोड़ा अच्छे से और करते हैं तो एडवांस में भी आप अच्छा कर सकते हैं। पर अब खराब स्कोर भी आया जेई मेंस में, तो आप बस कट ऑफ क्लियर करके, कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा मार्क्स ला करके, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एडवांस के थ्रू लेते हैं, और वो बहुत ही टॉप कॉलेज जहाँ पर आप जा करके अपना लाइफ सिक्योर कर सकते हैं। और अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट ये वीडियो देख रही है तो उन्हें तो आंख बंद करके तैयारी में लग जाना चाहिए। नहीं, आंख बंद के कैसे तैयारी करेंगे, आंख बंद करके कहने का मतलब ये है आपका कि बिल्कुल भी एकदम डेडिकेशन के साथ, बिना समय वेस्ट किए उनको तैयारी में लग जाना चाहिए। इसलिए क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है IITs में आपका, और आप जान ही रहे एक तो मेंस में कम लड़कियां क्वालिफाई करती हैं, एडवांस में तो वो और कम हो जाती है, और उसमें भी उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है IITs में भी। तो गर्ल्स लोग का तो ऐसा सीन है कि वो तो बस क्वालिफाई करती हैं, उनको सीधे IIT में हो जाता है, IIT में उनको सीट मिल जाता है सिर्फ क्वालिफाई करने पर ही। अपने सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग, टॉपिक्स अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। कोई जरूरी नहीं कि तीनों सब्जेक्ट आप परफेक्ट हो, किसी 2 सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से करिए, जिसमें 2 में आप ज़्यादा अच्छे हैं, जो चैप्टर आपको लग रहा है इसमें हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जिसमें आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकते हैं, उनको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करिए किसी भी 2 सब्जेक्ट्स में। और कोई तीसरा सब्जेक्ट जो उतना नहीं पसंद आ रहा है उसको भी थोड़ा बहुत ही करिए, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि एडवांस में हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। मेरा ही रूममेट है, उसका दुख दर्द मैं आपको क्या बताऊँ कि 150 नंबर लाया था उसने एडवांस में, 150 मार्क्स बोला एडवांस में, पर फिर भी वो अनक्वालिफाइड था। क्यों? क्योंकि मैथ में उसका सब्जेक्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, और ओवरऑल स्कोर उसका 150 था। तो आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छे IIT में भी वो हो सकता था। तो जो भी अगर कुछ और काम का आपको प्लानिंग है तो उसे आप 20 दिन आगे शिफ्ट कर दीजिए। इन 20 दिनों में आप टोटली एडवांस में डेडिकेट कर जाइए, क्योंकि अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाएगा, दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर नहीं भी कुछ हो पाता तो फिर क्या दिक्कत है, ज़्यादा यही नहीं हुआ कि मैं 20 दिन आप पढ़ाई में लगाया, अच्छा ही चीज़ है। नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, पहले तो ऐसे भी और बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसे तो कुछ होप तो है हो जाने का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लगा हो कि हाँ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर किया है, तो फिर प्लीज़ गाइज आप लोग भी चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मैं IIST का भी वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बता दूंगा क्लियरली कि हाँ भाई कितना कम कट ऑफ पे आपको उसमें एडमिशन हो सकता है, क्या प्लेसमेंट वगैरह का सीन है वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।